आप लोगों से कहा था कि आज से फाउंडेशन जो बैच है हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस का बेसिक एकदम शुरू से तैयार करते हुए जीएस को हम आगे बढ़ेंगे और 7 से 8 महीने में न सिर्फ बेसिक आपका क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट सभी विषयों को समझने की, एनालिसिस करने की क्षमता, ताकि प्रीलिम्स के साथ मुख्य परीक्षा भी आपका तैयार हो सके, आप आंसर राइटिंग भी अच्छे से कर सकें, प्रीलिम्स भी क्लियर हो, मेंस भी क्लियर हो, अर्थात हमेशा आप एकदम भयमुक्त रहें, किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो, सामग्रियों की कोई कमी ना हो। तो इसके लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। आज से कहा था कि क्लास शुरू होगी, तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लास आज नहीं आ पाई आपकी, लेकिन शुरुआत करनी है तो आज से ही करनी है। अर्थात ये जो दिशा हम जिस पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़ा लक्ष्य है। चाहे यूपीएससी आप दें, चाहे यूपीपीसीएस दें, कोई भी परीक्षा दीजिए, यहाँ पे आपका बेस मजबूत हो जाएगा, आधार मजबूत हो जाएगा। और न सिर्फ आधार मजबूत होगा, हम आपको इस योग्य इस प्लेटफॉर्म पे ले आकर खड़ा कर देंगे जहाँ पे आप खड़े होकर के कहीं भी तीर चला सकते हो। ठीक है, तीर सही निशाने पे लगेगा, आपके तीर की तीक्ष्णता हम इतनी बढ़ा देंगे। तो शुरू करेंगे विज्ञान से अपना फाउंडेशन बैच। अन्य लोग भी जुड़ना चाहें तो 9453775039 व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हम शुरू करेंगे विज्ञान से, बहुत हम टू द पॉइंट ही रहेंगे, लेकिन आपका बेसिक क्लियर हो, कुछ भी मन में डाउट न रह जाए। जब भी डाउट हो तो आपको याद आ जाए कि हमने क्लास में आपको क्या पढ़ाया है। किसी भी शब्द से आप अनजान नहीं रहेंगे। जो भी जिस भी विषय को पढ़ेंगे उसके हर एक टर्मिनोलॉजी की आपको अच्छे से समझ रहेगी। इस बात की मेरी गारंटी है। बस आप पढ़ते जाइएगा, कंठस्थ करते जाइएगा। नोट्स वगैरह देना मेरा काम है। अगर नोट्स बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो नोट्स वगैरह मैं दे दूंगा आप लोगों को, उसकी चिंता मत करिए, आप समझते जाइए। सबसे पहली बात यह है। तो विज्ञान से हम शुरुआत कर रहे हैं और विज्ञान में भी सबसे पहले हम जीव विज्ञान को पढ़ेंगे। अर्थात आप जो हैं, आप अपने बारे में सबसे पहले जानिए, उसके बाद फिर दुनिया के बारे में जानना शुरू करिए। तो आप जो हैं सर्वप्रथम अपने संरचना के बारे में तो जानिए कम से कम, फिर उसके बाद जीव विज्ञान से खूब प्रश्न भी आते हैं, प्रीलिम्स में तो बहुत आते हैं। तो आप सबसे पहले जीव विज्ञान हम कवर करेंगे और उसके बाद फिर अन्य चीज़ों पर आएंगे। तो जीव विज्ञान पढ़ने के पहले भी विज्ञान का अर्थ क्या होता है। विज्ञान कोई बहुत विशेष आप कहें कि बहुत विशेष विषय नहीं है। यह वह विषय है जो जब से ब्रह्मांड है या फिर ब्रह्मांड के पहले से भी विज्ञान रहा है। क्यों? क्योंकि विज्ञान दो चीज़ों की बात करता है। किसकी बात करता है? ऊर्जा की बात करता है और द्रव्य की बात करता है। और ऊर्जा और द्रव्य, पदार्थ और ऊर्जा के अलावा इस संसार में कुछ है क्या? आप हम ये दुनिया बनी ही पदार्थ या ऊर्जा से है। ठीक है। और द्रव्यमान आपको पता है कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी द्रव्यमान में कन्वर्ट हो जाती है। वही थ्योरी कि आत्मा अजर अमर है, मरती नहीं। तो आत्मा शरीर का रूप ले लेती है, शरीर नष्ट होती है तो फिर आत्मा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक यही बात ऊर्जा और द्रव्यमान पे भी लागू होती है। हालांकि इसके लिए एक सूत्र बना दिया गया, E = mc²। लेकिन है वही बात कि शरीर जो है क्या है? पदार्थ है, और आत्मा क्या है? ऊर्जा है। तो पदार्थ जब नष्ट होता है तो ऊर्जा में बदल जाता है, और जब ऊर्जा चेंज होती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, द्रव्य भी नष्ट नहीं होता है। द्रव्य ऊर्जा में, अर्थात पदार्थ ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्य में परिवर्तित होते रहते हैं। इस तरह से निरंतरता इस संसार की बनी रहती है। यह संसार कभी भी ऊर्जाहीन या पदार्थहीन नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है। तो विज्ञान क्या है? ब्रह्मांड के जितने भी अवयव हैं, अवयव ब्रह्मांड के मतलब मूल तो दो ही अवयव हैं, मतलब या तो पदार्थ है या तो ऊर्जा है। इन्हीं से सारे अवयवों की उत्पत्ति हुई है, इन्हीं से सारे अवयवों का निर्माण हुआ है। तो ब्रह्मांड के विभिन्न अवयवों, एलिमेंट्स तथा प्रकृति की जो गतिविधियां होती हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करने की
और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो हम पढ़ाई करते हैं अपनी, हम ऐसे तो पढ़ाई करते नहीं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं भाई? और विज्ञान की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ केवल यही 3 विज्ञान नहीं आते हैं, वहाँ आपके अन्य विज्ञान, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब भी आते हैं। ये सब भी विज्ञान ही हैं। मूलतः ये विज्ञान नहीं है, लेकिन विज्ञान ये तब हो जाते हैं जब हम इनका बहुत व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तब यहाँ पर क्रमबद्ध और व्यवस्थित शब्द, विशिष्ट अध्ययन जो शब्द जुड़ जाता है, यही किसी विषय को विज्ञान बना देता है। इसका सीधा सा अर्थ है, अगर विज्ञान का व्यापक अर्थ लें हम, तो विज्ञान न सिर्फ ब्रह्मांड के विभिन्न अवयवों और प्रकृति की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, अपितु इनके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसमें विशुद्ध विज्ञान आता है और छद्म विज्ञान दोनों आता है। विशुद्ध विज्ञान मतलब जो शुद्ध विज्ञान है, जिनका समाज से, जिनका व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, अगर डायरेक्टली देखें तो, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये तब से हैं जब से ये संसार है, या उससे पहले से हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। मूलतः जो विज्ञान है, छद्म विज्ञान जो है, इनका निर्माण लोगों ने किया है। प्रकृति के जो संतान हैं, व्यक्ति हैं, या फिर अगर हो सकता है किसी जानवर में भी समाज पाया जाता हो, तो उनके द्वारा अगर विज्ञान की पढ़ाई हो तो वो कहा जाएगा कि अभी देखिए दुनिया विकासशील है, विकासशील अवस्था में। हो सकता है किसी ग्रह में, नक्षत्र में ऐसे भी जीव जंतु हों जो हमसे एकदम अलग हों, चौपाए हों, और वो विज्ञान का अध्ययन कर रहे हों। इसलिए हम ये नहीं, उनका अपना समाज भी हो सकता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मनुष्य ने ही समाज का निर्माण किया है। अगर हम विज्ञान पढ़ते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड को लेकर चलेंगे। हाँ, अगर हम समाज विज्ञान पढ़ते हैं तो फिर हम भारतीय समाज या विश्व के समाज को लेकर चलेंगे। ये अंतर हो जाता है। तो विशुद्ध विज्ञान, छद्म। विशुद्ध विज्ञान मतलब जहाँ भी जाएंगे, इस प्रकृति, जहाँ तक जाना संभव हो या न संभव हो, वहाँ तक का अध्ययन जो होता है वो विशुद्ध विज्ञान करता है। छद्म विज्ञान जो है उसका दायरा सीमित है। ये भीड़ का अध्ययन करता है, मतलब जहाँ पर अपने सोसाइटी है, समाज का एक प्रकार से अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान हो गया, ठीक है, भूगोल भी उसी कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन भूगोल, विशुद्ध विज्ञान का पूरी तरह से उपयोग भूगोल में किया जाता है। इसलिए भूगोल को कभी कभी विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी में, अर्थात फिजिक्स की श्रेणी में, भौतिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, व्यवहार में भूगोल को सामान्य विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। तो जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो हम आपके सिलेबस में जो आपको अध्ययन करना है विज्ञान के अंतर्गत, वो विशुद्ध विज्ञान का अध्ययन करना है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान के मुख्यतः 2 भाग, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में हम बांटकर इसको पढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ से। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके जो आधारभूत सिद्धांत दिए थे, अरस्तु ने दिए थे, इसलिए इनको जीव और जंतु विज्ञान दोनों का पिता कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस, इनको वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। लेवोजियो, इनको रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। और न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके जनक ये माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन क्रमशः जो विज्ञान है, इनके आधारभूत सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं। यहाँ से बहुत अंदर आपको कहानी में नहीं जाना है, न तो जाने की ज़रूरत है। ये तो रही विज्ञान की बात, विज्ञान का परिचय। लेकिन अब प्रौद्योगिकी का परिचय करेंगे हम। प्रौद्योगिकी क्या है, विज्ञान क्या है? ये सैद्धांतिक पार्ट होता है, सिद्धांत वाला भाग होता है। प्रौद्योगिकी इसका अप्लाइड पोर्शन होता है, व्यवहारिक, जो व्यवहार में सिद्धांतों का अगर प्रयोग होने लगे तो वो प्रौद्योगिकी हो जाती है। और प्रौद्योगिकी की अगर परिभाषा देनी हो तो मनुष्य के हित में विज्ञान का विनियोजित प्रयोग, इसी को तकनीकी कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। लेकिन प्रौद्योगिकी का
हमेशा सदुपयोग हो या जरूरी है नहीं। प्रौद्योगिकी का बहुतायत में अगर अंधाधुंध प्रयोग हो तो पर्यावरण संकट, जलवायु संकट, भूकंप, सुनामी, जलवायु परिवर्तन और तमाम परमाणु बम एक बड़ा, आप देख सकते हो, तकनीकी का ही एक परिणाम है जिससे पूरी दुनिया भयाक्रांत एक समय थी। लेकिन धीरे धीरे हालांकि शक्ति संतुलन के बाद भय रुका तो है, थमा तो है, लेकिन ये हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी लोग डरते हैं कि अगर आतंकवादियों के हाथ में ये परमाणु हथियार आ गए तो क्या होगा इस दुनिया का। तो प्रौद्योगिकी का ही है वो संकट। तो प्रौद्योगिकी का हमेशा सदुपयोग हुए जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही सीमित इसकी परिभाषा दी जाती है कि मनुष्य के हित में विज्ञान का विनियोजित प्रयोग ही तकनीकी है या प्रौद्योगिकी है। ठीक है, प्रौद्योगिकी या तकनीकी एक ही शब्द होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी, इसको चाहे प्रौद्योगिकी कहिए चाहे तकनीकी कहिए या फिर इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहिए। ये तीन प्रकार की मुख्य प्रौद्योगिकी का आपको पता है आधार क्या है, प्रौद्योगिकी आखिर आई क्यों, ये प्रौद्योगिकी शब्द का जन्म कैसे हुआ। तो प्रौद्योगिकी शब्द का जन्म, जहाँ विज्ञान का जन्म मानव या जीव जंतुओं के जन्म के पहले से है, इस ब्रह्मांड के जन्म की उत्पत्ति के पहले से है, क्योंकि पदार्थ और द्रव्य तो शुरू से ही मौजूद हैं, जब से ब्रह्मांड है या जब से ये सृष्टि है तब से है। लेकिन प्रौद्योगिकी का जन्म कब हुआ, प्रौद्योगिकी का जन्म कब हुआ, जब आवश्यकता का जन्म हुआ। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो वही जो आविष्कार होने लगे, जब हमें आवश्यकता महसूस हुई किसी चीज़ की, जब आदि मानव था, जंगली जानवर खा जाते थे लोगों को, इतने खतरनाक होते थे, तो उनसे बचने की आवश्यकता पड़ी, तो पत्थर के औजार को प्रौद्योगिकी के रूप में इस्तेमाल किया गया। भले ही वो सिद्धांत से परिचित नहीं था, लेकिन अनुप्रयोग वो विज्ञान का ही कर रहा था। तो आवश्यकता पड़ी तो प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ। वो किस सिद्धांत तो बाद में आए, प्रौद्योगिकी पहले आ गई। सिद्धांत मतलब पहले, बाद में जाना लोगों ने कि इसके पीछे ये सिद्धांत कार्य करता है, पत्थरों को रगड़ के आग पैदा की जा सकती है, ये सिद्धांत तो बाद में दिए गए, प्रौद्योगिकी पहले से है। तो ऐसा नहीं है कि प्रौद्योगिकी का जन्म अब हुआ है या फिर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रौद्योगिकी तब से है जब से आवश्यकता है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसीलिए कहा जाता है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का जन्म होता गया, वैसे वैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, प्रौद्योगिकी अपने उन्नत अवस्था में बढ़ती गई, विकसित होती गई। आज के समय में भी नई नई प्रौद्योगिकियों का जन्म हो रहा है, आने वाले समय में भी होगा। नई नई चीज़ें, नई नई बातें आपके सामने आएंगी। तो कुल मिला के मनुष्य के हित में विज्ञान का विनियोजित प्रयोग ही तकनीकी है। तकनीकी मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने लिखा है, निम्न प्रौद्योगिकी, उच्च प्रौद्योगिकी और उपयुक्त प्रौद्योगिकी। देखिए, आपने औद्योगिक क्रांति के बाद एक बहस सुनी होगी कि जब से प्रौद्योगिकी आई, जो श्रम था उसको इसने कम कर दिया, लोगों को बेरोजगारी शुरू हुई वो प्रौद्योगिकी की देन है, ऐसा कहा जाता है। तो ये प्रौद्योगिकी जो बेरोजगारी बढ़ा देती है, रोजगार के अवसर कम कर देती है और उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि कर देती है। प्रौद्योगिकी क्या काम करती है, मुख्य काम क्या होता है प्रौद्योगिकी का, ये उत्पादन में वृद्धि करेगी और उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि करेगी। तो इसमें तो वृद्धि करती है, लेकिन रोजगार के जो अवसर होते हैं उस पे जो है वो विपरीत असर डाल देती है, या फिर रोजगार के जो अवसर हैं वो घट जाते हैं, रोजगार के अवसर घट जाते हैं प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से। तो वो क्या कहलाएगी, वो उच्च प्रौद्योगिकी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उच्च प्रौद्योगिकी कहलाएगी। ऐसे प्रौद्योगिकी उत्पादन गुणवत्ता बढ़ा दे लेकिन रोजगार को कम कर दे, तो क्या कहेंगे इसको, मशीनीकरण का युग आ गया, यांत्रिक युग आ गया। ऐसी तकनीकी को उच्च प्रौद्योगिकी, ऐसी प्रौद्योगिकी को उच्च प्रौद्योगिकी कहेंगे। ठीक, एक बार फिर कहूँगा कि ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें उत्पादन और गुणवत्ता में तो बहुत अधिक वृद्धि हो गई,
हो जाती है, लेकिन रोजगार के अवसरों में कमी आ जाती है और मानव श्रम का स्थान यांत्रिक श्रम या मशीनें ले लेती हैं। ऐसी तकनीक को, ऐसी प्रौद्योगिकी को उच्च प्रौद्योगिकी कहते हैं। निम्न प्रौद्योगिकी फिर किसको कहते हैं? निम्न प्रौद्योगिकी ऐसी तकनीक होती है कि उत्पादन और गुणवत्ता में तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन रोजगार के अवसरों में कोई असर नहीं पड़ता है उससे, है ना। न तो कम होता है बहुत, न तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, सामान्य स्थिति रहती है, लेकिन उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो ऐसी प्रौद्योगिकी निम्न प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो उपयुक्त प्रौद्योगिकी क्या होगी? तो ऐसी तकनीकी या उच्च तकनीकी, उच्च प्रौद्योगिकी जो है उसी का इस तरह से प्रयोग किया जाए, या तकनीकियों का, प्रौद्योगिकियों का इस तरह से प्रयोग किया जाए, या नियोजित उपयोग कह सकते हैं आप, किया जाए कि उत्पादन और गुणवत्ता में भी बहुत वृद्धि हो, साथ ही साथ रोजगार के जो वैकल्पिक संसाधन हैं वो भी पैदा हों, अर्थात रोजगार में भी वृद्धि हो। ऐसी प्रौद्योगिकी को उपयुक्त प्रौद्योगिकी कहा जाता है। जैसे भारत जैसे विकासशील देश में इसी तकनीक की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरकार नियोजित करती है प्रौद्योगिकियों को कि वो रोजगार को एकदम से कम न करे, है ना, मशीनीकरण पूरी तरह से न होने पाए, गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि हो और रोजगार के वैकल्पिक अवसर भी उत्पन्न हो, पैदा हो। तो ऐसी प्रौद्योगिकी क्या कहलाएगी? उपयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाएगी। और ये प्रौद्योगिकी ही है जिससे मनुष्य के जीवन स्तर पे काफ़ी प्रभाव डाला है, विश्व समुदाय को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, ये सब प्रौद्योगिकी के बल पे ही संभव हो सका है। प्रौद्योगिकी के कारण ही आर्थिक विकास संभव हो सका है। आर्थिक विकास किसी भी देश का होगा, वो किसके बल पे होगा? प्रौद्योगिकी के बल पे होगा। प्रौद्योगिकी नहीं रहेगी तो निर्माण नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा तो हम आयात पे निर्भर रहेंगे, निर्यात नहीं कर पाएंगे, तो आर्थिक विकास कैसे होगा? रोजगार के अवसर अपने देश में पैदा नहीं होंगे, लोग परेशान रहेंगे रोजगार के लिए। तो ये प्रौद्योगिकी से, अभी देखिए एक प्रश्न आया था यूपी पीसीएस में, उसको आप लोग चैलेंज जरूर करिएगा। उसमें प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन को न बता करके उसको गलत बताया है। उसमें आर्थिक विकास के ये कारक ही नहीं होते हैं, जो सबसे प्रमुख कारक होते हैं वो प्रौद्योगिकी ही होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग हब, हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं यार, कैसे बिना प्रौद्योगिकी के संभव है वो, है ना। तो ये चीज़ है। तो प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मानव स्तर, मानव सभ्यता में जो विकास हुआ है। आदिम समाज से आधुनिक समाज में अगर आया है तो प्रौद्योगिकी के बल पर आए हैं। आग का आविष्कार न हुआ होता, पत्थर के औजार न बनाए होते तो आदिम बाबा ने, तो आज हम लोग इस स्थिति में कभी न पहुंचते। तो हम इस स्थिति में तभी पहुंचे हैं जब आवश्यकताओं के अनुसार हमने आविष्कार भी किए हैं, प्रौद्योगिकी भी पैदा की है, तकनीकियां भी जन्म लेती गई हैं आवश्यकता के अनुसार। प्रौद्योगिकी सिर्फ इतना ही नहीं करती है, प्रौद्योगिकी से विभिन्न, जब प्रौद्योगिकी हुई, लोग स्थिर जीवन जीने लगे, जीवन यापन करने लगे, मानव सभ्यता बनी, मानव सभ्यता का निर्माण हुआ, लोग समूह में रहने लगे। तो एक समूह से दूसरे समूह में रिलेशंस फिर प्रौद्योगिकी के आधार पर ही स्थापित होने लगे। जिस समूह के पास अच्छे खासे हथियार रहते थे, वो जिससे चाहे अच्छा रिलेशन बनाए, जिस पर चाहे आक्रमण करके उस पर कब्जा कर ले। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में साम्राज्यवाद जैसी चीज की उत्पत्ति हुई। साम्राज्यवाद से फिर जब धीरे धीरे कबीलों में हमला, कबीलों में जो कबीले मजबूत रहते थे प्रौद्योगिकी की दृष्टि से, मतलब हथियारों के दृष्टि से, तब तो हथियार ही प्रौद्योगिकी रहती थी प्रमुख, तो उनमें अच्छे संबंध होते थे। ठीक, उनमें अच्छे संबंध होते थे। बुरे अगर संबंध हुए तो फिर आक्रमण होता था, और फिर जो उसमें ज़्यादा प्रबल होता था वो जीत जाता था। फिर उसके बाद फिर
इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई तो प्रौद्योगिकी के बल पे ही संबंध बने, उपनिवेशवाद का युग शुरू होता है, कॉलोनियाँ बनती हैं पूरे विश्व में। तो वो प्रौद्योगिकी ही उसके पीछे एक प्रमुख कारक थी। आज के समय में जिस देश की प्रौद्योगिकी प्रबल है वो बड़े देश हैं, अमेरिका, चाइना जैसे बड़े देश हैं। भारत भी प्रौद्योगिकी में अपना मुकाम नया नया हासिल कर रहा है। तो भारत भी वर्तमान में बड़े देशों की कैटेगरी में आ रहा है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत आगे जा रहा है। भले ही कुछ आंकड़े पक्ष में न हो, लेकिन अमूमन देखा जाए तो पूरे विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो भारत बड़े देशों में शामिल है। तो प्रौद्योगिकी ये मनुष्य की सोच, उसके जीवन स्तर, जीवन मूल्यों में परिवर्तन लाता है। ठीक है, अब बायो से हम शुरू करेंगे, जीव विज्ञान से, उसके बाद फिर भौतिक, फिर रसायन और फिर प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी में चूंकि प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन आपके न सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बल्कि मुख्य परीक्षा का भी सेक्शन है, तो पहले जीव, भौतिक और रसायन आप पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर आप आराम से प्रौद्योगिकी आपको एकदम मलाई की तरह हजम हो जाएगी। तो जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान मतलब जीवों का अध्ययन करने वाला, है ना। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस, जिसमें बायोस का अर्थ क्या होता है? बायोस का अर्थ होता है जीवन, लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। अर्थात जीवन का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वो क्या है? जीव विज्ञान या बायोलॉजी है। और अरस्तु ने इसका आधारभूत सिद्धांत, शुरुआती सिद्धांत दिए थे, इसलिए उनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरस्तु ने नहीं किया था। इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो जीव विज्ञान क्या करता है? जीवों का जीवन का अध्ययन करता है। क्या? जीवन का अध्ययन करता है। और जीवन किस में होता है भाई? या तो जीवम होगा या तो वनस्पति में होगा, या तो जंतु में होगा या वनस्पति में होगा। तो इसीलिए इसको दो पार्ट में बांटते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में बांट के पढ़ते हैं। और जीवन की जब हम बात करते हैं तो जीवन पदार्थ, जैसे हमने शुरू में बताया, पदार्थ एवं ऊर्जा के मध्य विशिष्ट ढंग से होने वाली रासायनिक क्रियाओं का परिणाम जो होता है उसी को जीवन कहते हैं। पदार्थ और जीवन, ऊर्जा के मध्य विशिष्ट ढंग से होने वाली रासायनिक क्रियाओं का परिणाम, उसी को जीवन कहते हैं। और जीवन को हम कैसे पहचानेंगे, जीवन के लक्षण क्या हैं, यही आपके चैप्टर हैं। कैसे पहचानेंगे किसी वस्तु में जीवन है अथवा नहीं है, तो आपको लक्षण उसके जानने होंगे। तो वही लक्षण ही आपके अध्याय हैं जो आपको अध्ययन करना है, जिसमें कोशिकीय संगठन, उपापचयी क्रियाएं होंगी, वृद्धि एवं विकास होगा, गति एवं गमन होगा, पोषण होगा, श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, अनुकूलनशीलता होगी, प्रतिक्रियाशीलता होगी और प्रजननशीलता होगी। तो ये 10 चैप्टर आपके जीव विज्ञान के चैप्टर हैं, जिनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को, फैक्ट और बेस सबको। तो आज बहुत लंबी क्लास नहीं लेते हैं, परिचय क्लास है हमारे जो चलने वाली है क्लास, फाउंडेशन बैच जो चल रहा है प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा का, आज से शुरुआत कर रहे हैं औपचारिक रूप से। आप लोग अगर बेस अपना मजबूत करना चाहते हैं, सभी विषयों का गंभीर अध्ययन प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से, तो इस इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं। और ये क्लास हमारी सुपर फास्ट जो बैच चलती हैं 30 डेज़ की, 40 डेज़ की, उससे अलग होगी। वो 30 डेज़ 40 डेज़ वाली क्लास, 30 डेज़ 40 डेज़ वाली जो क्लास होती है वो बेसिक के लिए नहीं होती है, वो आपके कंप्लीट टू द पॉइंट अध्ययन के लिए होती है कि आप पढ़िए और एग्ज़ाम दे आइए, सफल हो जाइए। ठीक है, वो प्रीलिम्स मतलब प्रीलिम्स के लिए होती है। मुख्य परीक्षा की जो क्लासेस होंगी, क्रैश कोर्स, वो आपकी मुख्य परीक्षा को ही टारगेट करेंगे, वहाँ फैक्ट नहीं होंगे, बेस नहीं होगा आपका। अर्थात मुख्य परीक्षा आप दे रहे हैं तो ये मान के हम चलते हैं कि आप प्रीलिम्स के लिए तो पढ़े ही होंगे, तभी तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए हैं मुख्य परीक्षा देने। तो आपकी जो नॉलेज है वो उस स्तर तक पहुंच गई है कि मुख्य परीक्षा के लिए आप डायरेक्ट पढ़ सकें बिना फैक्ट के। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स वहाँ पे हम बताते नहीं हैं।
फाउंडेशन बैच एक कंप्लीट बैच है, प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा दोनों का नया इनिशिएटिव है। तो जो खासकर जो न्यूकमर्स हैं या जीएस में जिनको प्रॉब्लम होती है चीज़ों को समझने में, वो इससे जुड़ें ताकि गंभीर समझ आपके अंदर डेवलप हो, किसी चीज़ को एनालिसिस करने की पावर आपकी बढ़े। केवल फैक्ट बेस पे आप पढ़ाई करके ना जाएं, जिससे आपके प्रश्न कम से कम गलत हों। व्हाट्सअप नंबर है 9453775039, संपर्क करके जुड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग उत्तर लेखन की क्लास और यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 के लिए जीएस की संपूर्ण क्लास हिंदी और निबंध सहित, इसके अलावा समाजशास्त्र लोक प्रशासन संपूर्ण क्लास, हिंदी और हिस्ट्री की आंसर राइटिंग क्लास, ये अवेलेबल है। व्हाट्सअप करके आप डिटेल्स लेकर जुड़ सकते हैं। आरओ 2021 की प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की का जो क्रैश कोर्स है वो हमारे यहाँ आरंभ है। आप चाहें तो उसमें भी एनरोल हो सकते हैं। टेस्ट बहुत बेहद अच्छे टेस्ट बने हुए हैं, आपको हमने प्रोवाइड भी करवाए हैं उसके डेमो, उसको देख करके आप लोग टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बेहतरीन टेस्ट है आरओ का, उसको मिस मत करिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी रामायण वीडियो करंट अफेयर्स का आरओ के लिए वो 15 से 20 नवंबर के बीच हमने कहा देने के लिए, तो देंगे, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।